हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नवंबर का महीना शुरू हो गया है, तो आज के इस वीडियो में हम 1 नवंबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और शुरू करते हैं कोट के साथ, हमेशा की तरह ही। स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट्स नेसेसरी, देन डू व्हाट्स पॉसिबल, एंड सडनली यू आर डूइंग द इम्पॉसिबल। क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, इसको छोड़कर, इसको सोचना छोड़कर क्या ज़रूरी है, क्या नेसेसरी है आज करने के लिए, वो करना स्टार्ट कर दीजिए। जो सोचने से ज़्यादा करने पर फोकस रखते हैं वो कुछ भी अचीव कर लेते हैं लास्ट में। तो बस यही फोकस आपको भी रखना है। और शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूनिटी डे, या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस इन इंडिया। तो ये 31 अक्टूबर है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं हर साल। ये बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 2014 में ही इस दिन को मनाना शुरू किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। 2025 में हम 145th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं इनकी। इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में इनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। साथ में हम देखते हैं कि 560 प्रिंसली स्टेट्स को भारत में इंटीग्रेट करना, उनका विलय करना भारत के अंदर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये हमारे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे आज़ाद भारत के। द डे एम्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट पटेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन हिस्ट्री। अब ये बारदोली सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे इनका नाम एसोसिएटेड है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं। तो बारदोली सत्याग्रह जो है, सूरत में जगह है बारदोली, वहाँ से इसको शुरू किया गया। मेनली एग्रेरियन रीजन, ठीक है, मेनली खेती वाला रीजन है ये। ब्रिटिशर्स के द्वारा लैंड रेवेन्यू बढ़ाया गया बाय 22% 1927 में, डिस्पाइट फेमाइन एंड क्रॉप फेलियर्स। फेमाइन आया हुआ था, क्रॉप फेलियर्स हुआ था, उसके बावजूद भी 22% रेवेन्यू रेज कर दिया गया था। 1927 की घटना है। और फार्मर्स के द्वारा नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट भी किया गया था, जिसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। अब इसके कारण क्या क्या हुआ था? अनजस्ट टैक्स हाइक ड्यूरिंग फेमाइन, ठीक है, फेमाइन के दौरान अनजस्ट टैक्स बढ़ाए गए। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस देखने को मिला क्योंकि क्रॉप फेलियर हो चुका था 1925 में। नो रिड्रेसल फ्रॉम ब्रिटिश अथॉरिटीज़ एंड सेंस ऑफ इनजस्टिस अमंग फार्मर्स हु वन सपोर्टेड द ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब इसी के जवाब में, इसी के प्रभाव के रूप में बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत की गई, जिसको लीड किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 12 जून 1928 को बारदोली सत्याग्रह शुरू किया गया। फार्मर्स के द्वारा टैक्स पे करने से रिफ्यूज़ कर दिया गया। कलेक्टिवली सबने मना कर दिया कि हम किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करेंगे। पटेल बिल्ट अ वॉलेंटियर नेटवर्क इंश्योरिंग नॉन वायलेंस एंड डिसिप्लिन। ब्रिटिश रिस्पॉन्स क्या रहा कि प्रॉपर्टी सीजर्स, लैंड ऑक्शंस एंड इंटिमिडेशन। तो अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या रहा इस बारदोली सत्याग्रह का। तो ये जो है नॉन वायलेंट पेजेंट प्रोटेस्ट का एक मॉडल बन के उभरा। अर्न्ड पटेल द टाइटल सरदार। बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। और नेशनल यूनिटी और रूरल अवेकनिंग के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम पंजाब्स सेकेंड इंटरनेशनल मास्टर इन 2025। ये है नमित बीर सिंह वालिया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जालंधर से है, इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल इनको मिला है। सिक्योर्ड द टाइटल एट द थर्ड एनिमेज इंटरनेशनल मास्टर्स टूर्नामेंट इन फ्रांस, फिनिश्ड 4th ओवरऑल। पंजाब के सेकेंड इंटरनेशनल मास्टर बने हैं आफ्टर दुष्यंत शर्मा, जो कि 2022 में बने थे। अब इनका नेक्स्ट टारगेट ग्रैंड मास्टर के लिए होगा। रीसेंट ग्रैंड मास्टर्स यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 89th सबसे लेटेस्ट हैं एस रोहित कृष्णा, तमिलनाडु के। 88th थी दिव्या देशमुख। 87 थे हरि कृष्णन ए। 86 थे श्री हरि LR। 85 थे श्याम निखिल P। और 84 थे रमेश बाबू वैशाली। इंडिया एंड नेपाल साइंड एग्रीमेंट्स इन 2025 टू बूस्ट कोऑपरेशन इन विच सेक्टर। तो भारत और नेपाल के बीच क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रांसमिशन को लेकर एग्रीमेंट साइन किया गया है। इंडिया की पावर ग्रिड और नेपाल की NEA दोनों ने साइन किया है ये एग्रीमेंट नई दिल्ली में। प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? इनारुआ न्यू पूर्णिया, जो 26 किलोमीटर नेपाल में और 109 किलोमीटर इंडिया में बनाया जाएगा। और है लामकी बरेली, जिसकी हम देखें 33 किलोमीटर नेपाल में और 185 किलोमीटर भारत में। 80% डेट से और 20% इक्विटी से फाइनेंस किया जाएगा इसको। 2030 तक टारगेट रखा गया है कंप्लीट करने का। JV एंटिटीज़ टू बी फॉर्म्ड इन बोथ कंट्रीज़ फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। अब यहाँ रिसेंट के MOUs भी रिवाइज कर लेते हैं 2025 के। तो एकदम लेटेस्ट देखें तो इंडिया और मोरक्को के बीच MOU हुआ है डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर। ऑयल इंडिया और HCL के बीच हुआ है एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स के लिए। मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पार्टनरशिप के लिए।
इंडिया और यूएई के बीच मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कोऑपरेशन के लिए, असम राइफल्स एंड आईआईटी मणिपुर के लिए के बीच में ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रमोशन फॉर डिफेंस के लिए किया गया। इंडिया और मालदीव्स के बीच किया गया फिशरीज एंड एक्वा कल्चर कोऑपरेशन के लिए। फिर इंडिया और नामीबिया के बीच ट्रेड, हेल्थ एंड पेमेंट्स कोऑपरेशन के लिए। इंडिया और घाना के बीच में कोऑपरेशन इन कल्चर, हेल्थ एंड स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। इंडिया और साइप्रस के बीच यूपीआई सर्विसेज फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। फिर है इंडिया और डेनमार्क, इन दोनों के बीच एनर्जी सेक्टर कोऑपरेशन के लिए हुआ है। इंडिया और नेपाल के बीच में क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, जो अभी हमने देखा। इंडिया और इटली के बीच साइंटिफिक रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए। फिर इंडिया और चिले के बीच डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कल्चरल एक्सचेंज के लिए। इंडिया और नेपाल के बीच में वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ सेक्टर कोऑपरेशन के लिए। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। इंडिया और अर्जेंटीना के बीच लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कोऑपरेशन के लिए। फिर है इंडिया और इंडोनेशिया नॉन बासमती वाइट राइस ट्रेड एग्रीमेंट। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड आईआईटी मद्रास के बीच हुआ है फॉर डीप टेक इनोवेशंस एंड डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र कोस्ट एंड रिवर बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द राज्योत्सव अवार्ड 2025 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्कोलॉजी। ये है प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेतार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यूजीसी एमेरिटस फेलो है ये कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ में, और कर्नाटक सरकार के द्वारा राज्योत्सव अवार्ड इनको दिया गया है। प्री हिस्टोरिक और जियो आर्कोलॉजिकल रिसर्च में जो इनका 40 साल से ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्हीं सबको देखते हुए इन्हें अवार्ड दिया गया है। हु लॉन्च द 1 लाख करोड़ रुपीज़ अनुसंधान फंड इन 2025। इसे पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है अनुसंधान फंड को दिल्ली के अंदर। वैल्यू इसकी कितनी, 1 लाख करोड़ रुपए। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एम है इसका बूस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च, इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। फोकस एरियाज हैं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, डीप टेक, ग्रीन टेक, एआई, सेमीकंडक्टर्स और बायोटेक। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, इन 2025 इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स साइंड अ 10-year डिफेंस फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन विच एरिया। तो ये एरिया है डिफेंस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कोलैबोरेशन का, यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंडिया यूएस डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है कुआलालंपुर के अंदर, साइंड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड यूएस सेक्रेटरी पीटर हेग्सेट। Covers joint military exercises, defense technology sharing, intelligence exchange and maritime security cooperation. Aim है इसका to strengthen the major defense partnership for the next decade. Reinforces India's role in ensuring a free and open Indo-Pacific. It marks a new phase of strategic trust and collaboration between both nations. Which organization approved a $460 million loan for agricultural solarization in Maharashtra? ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। $460 मिलियन का ये लोन रहेगा जो महाराष्ट्र पावर डिस्ट्रीब्यूशन एनहांसमेंट प्रोग्राम के लिए दिया जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक को के द्वारा। गोल है इसका टू प्रमोट एग्रीकल्चरल सोलराइजेशन एंड क्लीन एनर्जी। 9 लाख फार्मर्स को इससे बेनिफिट होगा। 2028 तक ये कंप्लीट हो जाएगा एंड इट विल कट ओवर 3 मिलियन टन्स ऑफ एमिशंस एनुअली। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इसरोज रिसेंटली लॉन्च्ड CMS-03 सैटेलाइट। इसका पर्पस है कम्युनिकेशन का, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ एक बार देख लेते हैं, चंद्रयान 3 जो है लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है ये, जो कि मून के साउथ पोल पर लैंड करेगा, वहाँ पर फोकस करेगा। अब इसके लिए लॉन्चर है LVM-3। ये पहला मिशन बना है टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। CMS-03 2025 में लॉन्च किया गया है। ये एडवांस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। LVM-3M5 ये इसका लॉन्चर है और ये इंडिया का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो अभी तक लॉन्च किया गया है। CMS-01 और CMS-02 अर्लियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं इसी सीरीज़ की। PSLV इसका लॉन्चर था और फीचर्ड स्मॉलर पेलोड्स विद लिमिटेड रीजनल कवरेज, ये इसकी अचीवमेंट रही। अब यहाँ देख लेते हैं लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम्स इसरो के। तो पर्पस है इसका, इन्हें डिज़ाइन किया गया है टू कैरी सैटेलाइट्स एंड स्पेस क्राफ्ट इनटू स्पेस। अब जो एक्टिव लॉन्च व्हीकल्स हैं इसरो के वो है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और LVM-3 या फिर GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल Mark 3। सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट्स को स्पेस में कैरी करने के लिए इन्हें डिज़ाइन किया जाता है। अब यहाँ इसकी डिटेलिंग दी गई है तो इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। जैसे कि PSLV की बात करें तो इसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के नाम से जानते हैं। ये एक वर्सटाइल व्हीकल है जिसके द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन, जियो स्टेशनरी और नेविगेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है।
इट इनेबल्ड इंडियाज एंट्री इनटू द बिग रॉकेट लीग। अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोग्राम पेलोड को ये कैरी कर सकता है। नोटेबल मिशन जो इसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, चंद्रयान-1 और मंगलयान। अब इसमें भी कई सारी सीरीज़ लॉन्च की गई, जैसे PSLV जेनरिक, PSLV CA, PSLV एक्सेल। अब आते हैं GSLV पर। तो इसे डेवलप किया गया है टू ओवरकम पेलोड लिमिटेशंस ऑफ PSLV। ये अप्रॉक्सीमेट 1750 किलो पेलोड को कैरी कर सकता है टू लो अर्थ ऑर्बिट, लगभग 600 किलोमीटर तक जा सकता है। कैन ऑल्सो रीच जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट विद अ रिड्यूस्ड पेलोड कैपेसिटी यूज्ड मेनली फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। फिर आते हैं हम LVM-3 या GSLV Mark 3 पर। ये नेक्स्ट जनरेशन और हैवीएस्ट इसरो लॉन्च व्हीकल है। ये 4000 लगभग 4000 किलो पेलोड को कैरी कर सकता है टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, लगभग 30,000 किलोमीटर तक। फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन इसका है GSAT-19 जो 2017 में लॉन्च किया गया था। यूज्ड फॉर हाई कैपेसिटी एंड इंटरप्लेनेटरी मिशंस। ह्यूमन रेटेड वर्जन कौन सा है इसका? HRLV ह्यूमन रेटेड LVM-3 विच इज़ डिजाइंड फॉर द गगनयान मिशन, इंडिया का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। फिर SSLV की बात करें तो पूरी तरह से इंडिजिनस है, लो कॉस्ट लॉन्चर है, अंडर डेवलपमेंट है, टेलर्ड फॉर द स्मॉल सैटेलाइट मार्केट विद ऑन डिमांड लॉन्च कैपेबिलिटी। इट इज़ डिजाइंड टू प्रोवाइड क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टू स्पेस फॉर स्मॉलर पेलोड्स। Who has become the world's oldest serving president at the age of 92 in 2025? ये है पॉल बिया, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन्होंने 1962 में प्रेसिडेंसी ज्वाइन की थी। सर्व्ड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी, बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 1975। फिर री इलेक्ट हुए कई बार, 1984 में, 88, 92, 97, 2004, 2011, 2018 और 2025 में। और 2008 में जब ये आए थे तो इन्होंने टर्म लिमिट्स को अबॉलिश कर दिया था, इनडेफिनिट री इलेक्शन के लिए अलाउ कर दिया था। तो उसी सब की वजह से अभी 92 साल की उम्र में ये बन गए हैं वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट। अच्छा, इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि प्रेसिडेंट हैं कहाँ के ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमरून के हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर 30 अक्टूबर के करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हिस्ट्री क्रिएट की गई बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू फ्लाई इन राफेल। अच्छा, 31 अक्टूबर के हैं, 30 के नहीं। द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 इज 4th। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड साउथ कोरियाज हाइएस्ट सिविलियन ऑनर known as the Order of Mugunghwa. Union Cabinet recently approved the terms of reference for 8th Central Pay Commission. MDL and Swan Defence signed a pact to build landing platform docks for the Indian Navy. Cyclone Motha recently struck Bay of Bengal coastal region. Uber and Nvidia have partnered to develop a fleet of 1 lakh robotaxis. HAL will manufacture the Russian SJ-100 passenger aircraft in India. Sanjeev Kapoor was named a top agri-food pioneer 2025 by the World Food Prize Foundation. Elon Musk recently launched an AI-powered encyclopedia जिसका नाम है ग्रॉकीपीडिया। अब आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इनमें पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आचार्य विनोबा भावे, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज और आर नॉट करेक्ट। यहाँ पूछा गया है नॉट करेक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। तो स्टेटमेंट देखते हैं। पहली है, ही वॉज द सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही चोजन बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। अब इस स्टेटमेंट में दो गलती हैं। पहली चीज़ तो सेकेंड यहाँ है जो कि गलत है, पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, और दूसरी गलती यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट दिया गया है। तो ये जो सत्याग्रही है, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट था उसमें इनको चुना गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है, पहले सत्याग्रही के रूप में, ना कि क्विट इंडिया मूवमेंट। और जो इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट था वो कब हुआ था? 1940 में। तो इसलिए दो गलतियां दी गई हैं स्टेटमेंट में, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, द भूदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय हिम लेटर एक्सपैंडेड इनटू ग्रामदान वेयर एंटायर विलेजेस वर डोनेटेड फॉर कम्युनिटी ओनरशिप। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भूदान मूवमेंट इन्हीं के द्वारा 1951 में चलाया गया था, शुरू किया गया था। वो एक वॉलेंट्री लैंड डोनेशन प्रोग्राम था, और बेसिकली उन्होंने इंडिविजुअल्स के लिए शुरू किया था कि जो इंडिविजुअल्स के पास बहुत सारी ज़मीन है वो वॉलेंट्री अपने आप उसको भूदान कर सकते हैं ना, उस ज़मीन को दान कर सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को जिनके पास नहीं है कुछ भी। लेकिन बाद में ग्राम दान के रूप में उभर कर आया, जब पूरे का पूरा विलेज जो है ऑफर किया जाने लगा कलेक्टिव ओनरशिप के लिए।
ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। थर्ड स्टेटमेंट है, ही रिसीव्ड द रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप बिफोर बीइंग कन्फर्ड द भारत रत्न। तो ये गलत चीज़ है, रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको नहीं मिला है कभी भी, भारत रत्न इनको मरणोपरांत दिया गया था 1983 में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो गलत हो जाएगी ये स्टेटमेंट बेसिकली। फोर्थ स्टेटमेंट है, हिज वर्क वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय सर्वोदय फिलोसफी विच एम्फसाइजेज वेलफेयर ऑफ ऑल विदाउट क्लास और कास्ट डिस्टिंक्शंस। तो ये वाली स्टेटमेंट तो जनरल सी है, जो बिल्कुल ठीक है, हमसे गलत पूछी गई है, तो 1 और 3 गलत हो जाएंगी। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रिक्शन इज करेक्ट। डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस इम्पेंडिंग मोशन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस एक्चुअल मोशन। साइंस जब आप पढ़ते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इनको पढ़िएगा, थोड़ा सा आइडिया रखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्रिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इन इंडियन सोसाइटी। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ 1857 के विद्रोह का, कि इसने हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्ट्रस्ट पैदा किया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, प्लेसेस ऑफ रिवॉल्ट कौन से रहे 1857 के, और वहाँ से लीडर कौन कौन थे। जैसे लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने लीडरशिप की थी 1857 के विद्रोह की, फिर दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र और बख्त खान, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और बरेली से खान बहादुर। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इन विच लैंग्वेज द फेमस वर्क ऑफ राजा राम मोहन रॉय गिफ्ट टू मोनोएथिस्ट वॉज रिटन। पर्शियन, इंग्लिश, अरेबिक या फिर बंगाली। इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ इस वीडियो का होता है यहीं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।